नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1, जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि एक कविता है जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये जो कविता है ये बहुत ही ज्यादा एक तरह से आज के समय को, यानी कि आज के समय में किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उन वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उनसे काम कराया जाता है अलग अलग जगहों पर, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। और क्या उनकी मजबूरी हो सकती है, क्या उनकी परेशानियां हो सकती हैं, इस पर भी यहाँ पर थोड़ा सा बात की है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट जो हमारी कविता थी वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और उसको हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ा था और साथ ही उससे जुड़े हुए हमने प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। यानी कि लास्ट जो हमारा मेघ आए चैप्टर था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम पाठ के जो हमारे कवि हैं उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पाठ के कवि का छोटा सा परिचय हम यहाँ पर देंगे। तो बाकी का जो परिचय है वो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है और यहाँ पर केवल हम थोड़ा सा सार के रूप में जानेंगे। तो कवि हैं राजेश जोशी और जिनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने पहले पत्रकारिता प्रारंभ की और तत्पश्चात अध्यापन कार्य किया। मौलिक लेखन के अलावा उन्होंने लघु फिल्मों की पटकथा भी लिखी। तो जैसे यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि ये केवल यहाँ पर एक छोटे से सार के रूप में दिया गया है, बाकी डिटेल में आप पूरा का पूरा जीवन परिचय अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तिका में बहुत अच्छे से इनका पूरा जीवन परिचय और साथ ही जो भी इनकी रचनाएं हैं, जो भी इनकी भाषा शैली है, जिस तरह की, वो सारी चीजें आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बताया है। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उसमें काव्य संग्रह जो है एक दिन बोलेंगे पेड़, यानी कि केवल काव्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर मैंने अभी बताया है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये चार इनकी यहाँ पर प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। और देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा, ये जो आपको पाठ यहाँ पर दिया गया है, ये जो पाठ आपको दिया गया है जिसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस पाठ के बारे में यहाँ पर क्या बताया है, तो कवि ने वर्तमान सदी में भारत की आर्थिक विडंबना, देखिए ये जब कविता लिखी है उस टाइम की ये बात है कि किस तरह से भारत की आर्थिक विडंबना, और जरूरी नहीं कि ये अभी ये चीजें लागू नहीं होती, अभी भी ये लागू होती है, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे संपूर्ण भारत में सभी जो लोग हैं वो एक समान है, यानी कि समान स्तर के हैं। तो हर एक स्तर के लोग यहाँ पर हैं। तो उसमें आपको आज भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप काम करते हुए देख सकते हैं और किस तरह से वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं और अपने लिए काम करते हैं, वो सारी चीजें। तो देखिए कवि ने वर्तमान सदी में भारत की जो सामाजिक और आर्थिक विडंबना है उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। और उसमें जो सबसे, देखिए इसके लिए आपको आपका एक लॉ भी बना हुआ है कि जो हम आपका 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, और उसके बाद उन उतने बच्चों को जो भी अगर उनसे काम कराया जाएगा तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। तो इसको व्यक्त करने की कोशिश उन्होंने यहाँ पर की है। और कवि ने कहा है कि बाल मजदूरी की अंतरराष्ट्रीय समस्या, यहाँ पर कवि ने बाल मजदूरी की जो अंतरराष्ट्रीय समस्या है उसको उठाया है कि जो बाल मजदूरी बच्चों से कराई जाती है उसके खिलाफ। तो ये है जो हमारे कविता का मेन एक तरह से मोटिव है कि क्या यहाँ पर बताए जाने की कोशिश की गई है इस कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर बाल मजदूरी की जो समस्या है हमारे देश में हो चाहे किसी और देश में हो, तो उस मुद्दे को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उठाया गया है। तो देखिए अब इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है कि क्यों कवि ने ये
विषय उठाया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, देखिए आज आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप जिस तरह के माहौल में रहेंगे, जिस तरह का व्यवहार आपका होगा, जिस तरह के अनुशासन में आप रहेंगे, कल जो है हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का भविष्य होते हैं बच्चे, यानी कि आने वाले टाइम में फिर जो समय होगा वो वैसे ही चलेगा, जैसा अभी आप सीखेंगे, जैसा आप अभी पढ़ेंगे, जैसा आप अभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने बच्चों की से मजदूरी न करवाए जाने और उनके सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें अवसर दिए जाएं, कि उनसे मजदूरी ना कराई जाए और उनके सर्वांगीण विकास में देखिए उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं कि उसको हर तरह का, उसको समाज में उठना बैठना आना चाहिए, उसको अच्छे से अपनी बात रखनी आनी चाहिए, ठीक है, उसको एक तरह से शारीरिक रूप से जो एक तरह से उसको बढ़ने के लिए पोषण चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। तो जितने भी तरह के विकास हैं, तो उसकी सर्वांगीण विकास, हर तरह का विकास उसका, ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, इसमें सब तरह के आपके विकास आ जाते हैं। तो सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें अवसर प्रदान किए जाएं, उनको क्योंकि अगर एक बार जो बच्चा बचपन से मजदूरी करने लग जाता है तो उसका एक तरह से वो लोगों में तो जाता है, वो लोगों से बात भी करता है, लेकिन वो कभी भी एक तरह से बिल्कुल सर्वांगीण विकास उसका नहीं हो पाता है। वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी कमजोर होता है और साथ ही एक तरह से बिल्कुल सामाजिक कोई उसका अच्छे से सोशलाइजेशन नहीं हो पाता है, वो चीजों के बारे में जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और मेन तो है कि उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। और इस कविता में बच्चों के प्रति कवि की जो पीड़ा है कि किस तरह से उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बचपन का ही जो टाइम होता है, यही जो समय है, अभी क्लास 12 तक, जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है, आप लोगों से स्कूल में काम कराया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, बाकी फिर आपको एग्जाम का प्रेशर होता है, आपको ये होता है, वो होता है, बहुत सारे, आपको लगता होगा कि सारा प्रेशर सिर्फ आपके ऊपर है। लेकिन जैसे कि मैं पहले पहले भी यहाँ पर कहती आई हूँ कि यही आपका जो समय है, सबसे अच्छा समय है, आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसका यूटिलाइज इसको कर सकते हैं हर तरह से। चाहे आपको देखिए, ऐसा नहीं कि केवल आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आप 4 लोगों के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। तो ये चीजें भी आपने सीखनी है कि किस तरह का बिहेवियर आपको लोगों के सामने रखना है, कैसे आपने उनसे बात करनी है, आपने लोगों के रिस्पेक्ट करना, आपसे छोटे हैं तो उनको प्रेम करना, बड़े हैं तो उनका आदर करना, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। तो एक यही टाइम होता है, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया फिर आपको आपके करियर की चिंता हो जाएगी, फिर आपको आपके आगे जो लाइफ है उसकी चिंता हो जाएगी, यानी कि फिर तो यह है कि फिर जिम्मेदारियां ही हैं, और यहाँ पर आपको हर तरह का आपका एक तरह से अवसर आपको मिलते हैं, आप खेल कूद में जा सकते हैं, आप अपने चॉइस के कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए, यानी कि जो उनके खेलने कूदने के दिन है, उनके खाने पीने के दिन है, उनके अपने शौक पूरे करने के दिन है, वो दिन उनसे ना छीने जाएं। और इस कविता में कवि, जैसे मैंने बताया कि बच्चों के प्रति जो पीड़ा है, जो दर्द है, बच्चों की सिचुएशन, बच्चों की परिस्थितियों को देखकर उसको उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट दिखाया है। तो देखिए, यहाँ पर जो पंक्तियां हैं उन्हें जरा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं जरा यहाँ पर काव्यांश को। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, यानी कि जो, जैसे मैंने बताया कि उस टाइम की
जो सामाजिक और आर्थिक जो एक तरह से सिचुएशन थी, परिस्थितियां थी देश की, तो उस टाइम के लिए बताया है। और आज भी ये कहीं ना कहीं हद तक जो है बिल्कुल साफ और स्पष्ट करती है परिस्थितियों को कि हमारे समय की यह सबसे भयानक पंक्ति है। और देखिए उस टाइम के लिए अगर कहा जाए तो एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन अब जो है परिस्थितियां काफी ज्यादा बदल गई हैं, काफी चीजें चेंज हो गई हैं। तो आज के टाइम में भी अगर हमें कहीं पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं तो ये सच में भयानक परिस्थितियां हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अब देखिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी कि इस बात को आप विवरण की तरह लिख रहे हैं तो ये एक बहुत ही भयानक बात है। क्योंकि इस बात को विवरण की तरह नहीं बल्कि एक सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर? ठीक है, यहाँ पर इसका व्याख्या नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर क्या करना चाहिए, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। इसीलिए इसको कहा है कि इसको यहाँ पर कि भयानक है इसको विवरण की तरह लिखा जाना, कि आप इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा भयानक है। क्योंकि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि बच्चे काम पर जा रहे हैं क्यों, या बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसको सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर, और काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यानी कि हर तरह से आपको सवाल ही दिखना चाहिए कि क्या ऐसी मुसीबत आ गई, क्या ऐसी परेशानी आ गई, कैसी क्या ऐसी विडंबना है, क्या हमारे देश की ऐसी स्थिति बन गई कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे देश के भविष्य को, जो कि अभी से, जो कि हमारे देश का भविष्य है, उसे अभी से भट्टी में झोंका जा रहा है। तो उसकी सारी जो सीखने के दिन है, जो खाने के दिन है, जो खेलने के दिन है, जो पढ़ने लिखने के दिन है, वो इतनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर उस टाइम पे डाली जा रही है। तो क्या उसका भविष्य होगा, क्या उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो इसीलिए इसे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस बात को एक विवरण की तरह लिखा जाना सबसे ज्यादा भयानक है। बल्कि इसे लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, एक प्रश्न की तरह से लिखा जाना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहा है, ये इसका हम व्याख्यान करेंगे, बताएंगे कि कड़कड़ाती सर्द ऋतु की धुंध से ढकी सड़क पर, ठीक है, जब सुबह का समय है, कड़कड़ाती ठंड है, और पूरी का पूरा जो सड़क है, आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में कोहरे से ढकी हुई रहती है। तो कोहरे और धुंध से ढकी हुई सड़क पर जो मजदूरी करने वाले जो बच्चे हैं, वो स्कूल ना जाकर, क्योंकि ये टाइम है उनके स्कूल जाने का, लेकिन वो स्कूल ना जाकर काम पर जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये कितनी बड़ी बात है कि उनका बचपन छीना जा रहा है उनको। आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, ठीक है, और ये चित्र किस चीज का है, आप लोगों को थोड़ा सा अगर स्पष्ट करके आप देखेंगे तो ये है ईंट की भट्टी जहां पर होती है, जहां पर ईंट बनाने की प्रक्रिया होती है, ईंट जहां पर बनाई जाती है। तो ये वो जगह है, और यहाँ पर क्योंकि सारा का सारा काम बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, लेकिन काम होता है, ठीक है, बिना इंसानों के काम नहीं होगा। पहले क्या होगा, मिट्टी को साना जाएगा, ठीक है, उसका बिल्कुल गारा बनाया जाएगा, और फिर उसको उसके ढेर लगा दिए जाएंगे। फिर लकड़ी के इस तरह से सांचे होते हैं, और उसमें उस मिट्टी को प्रॉपर तरीके से भरा जाएगा। फिर इस तरह से उसको ठोका जाएगा ताकि जो सांचा होता है उसमें ये जो ईंट के निशान, जो जिसपे कुछ लिखा जाता है, वो उस पर छप जाए, और फिर उसको ढप से पलट दिया जाता है।
फिर उसको इस तरह से ढक से पलट दिया जाता है, फिर वो एक ईंट का शेप ले लेता है और फिर उसको भट्टी में जाकर पकाया जाता है। ठीक है ना। फिर क्या किया जाता है, फिर उसको भट्टी में जाकर पकाया जाता है और इस तरह से क्या बनती है, ईंट बनती है। तो आप देखेंगे फिर, क्योंकि जिस तरह से जो मैंने आपको बताया कि जो मिट्टी के जो शेप बनाए जाते हैं ईंट के, आप देखेंगे कि कितनी सारी मात्रा में यहाँ पर बनाए हुए हैं और ये बच्चे देख सकते हैं आप वहां पर बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनको लाइन से लगाने का काम कर रहे हैं, उनको पलटने का काम कर रहे हैं ताकि वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटे छोटे जो काम होते हैं इन पर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे आपको दिखाई देंगे। और जो आपने देखा होगा पहले तो क्या होता था, जो छोटे छोटे आपके चाय की टपरियां होती थी या छोटे छोटे होटल होते थे, वहां पे क्या होता था कि बच्चों को ही काम पर रखा जाता था, बर्तन धोने के लिए या वहां की साफ सफाई के लिए या वहां काम में हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो ये परिस्थितियां हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली सिचुएशन आपको बताई कि ये अभी भी कम नहीं हुई है। तो क्योंकि उनको शायद उनकी कुछ मजबूरी होगी कि वो बच्चे जो है इतनी कड़कड़ाती ठंड में, इतने सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई जो सड़क है उस पर से मजदूरी करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि उनसे उनका बचपन छीना जा रहा है। जिस टाइम पे उन्हें अपने कंधों पर बैग लेकर स्कूल जाना चाहिए, उस टाइम पे वो कहाँ जा रहे हैं, उस टाइम पर वो जा रहे हैं काम पर, काम करने जा रहे हैं। तो और इस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जो गाड़ियां होती हैं, कूड़े की गाड़ी होती है या छोटे छोटे जो सब्जी के ठेले होते हैं, उनको भी इधर उधर ढोते हुए आपको दिखाई देंगे। तो देखिए क्या है, ये पंक्तियां आगे उनको पढ़ते हैं। वह इसे अपने वह इसे अपने समय की सर्वाधिक डरावनी बात मानते हैं। क्या कहते हैं कि सबसे भयानक है ये चीज। क्या कह रहे हैं कि सबसे भयानक है, यहां पर कहा कि सबसे भयानक है ये चीज, सबसे डरावनी है ये बात। क्यों है सबसे डरावनी? क्योंकि ये उनके स्कूल जाने का समय है और इस टाइम पर उनके पढ़ने लिखने का समय है, उनके मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास का ये टाइम है और इस टाइम पर वो काम पर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सर्वाधिक यानी कि बहुत ही डरावनी बात है कि किस तरह से हमारे देश का भविष्य जो है अभी से इस तरह के कामों में लगा हुआ है। और वो बच्चों की इस काम पर जाने के विवरण उसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा भयानक है। क्या बताया उन्होंने कि सबसे ज्यादा भयानक है कि बच्चों के काम पर जाने वाली इस बात को इतना विवरण के साथ बताने की, कि लोग इसको पढ़ रहे हैं और विवरण दे रहे हैं, यानी कि इसकी व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि इसको किस तरह से लिखा जा रहा है, जबकि उनको डर लग रहा है कि इसको इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए। इसको लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह, एक प्रश्न की तरह। वो कहते हैं कि इसे सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। अगर सब ओर से आवाज आएगी तो तभी शायद इसके लिए कुछ नियम बनेंगे कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कहीं पर भी अगर आपको दिखता है कि बच्चा काम पर जा रहा है तो उसको विवरण की तरह नहीं, उसको प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला काव्यांश था उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया कि क्या कुछ बताया गया है केवल पहले काव्यांश में। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कुछ भाव सौंदर्य जो है इन पंक्तियों का यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जैसे सबसे मेन चीज जो है, अब आपको यहाँ पर जो आपकी पंक्तियां हैं, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बाल मजदूरी जैसी जो गंभीर समस्या है इसका वर्णन किया गया है और सामाजिक और आर्थिक विडंबना को दर्शाया गया है कि समाज में क्या है, विडंबना है। लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज की व्याख्या करते हैं, किसी भी चीज को बताते हैं, कभी भी उस पर सवाल नहीं उठाते, कभी भी उस पर
सवाल नहीं उठाते, क्योंकि सवाल उठाने से वो सोचते हैं कि हम अगर सवाल उठाएंगे तो शायद हम फंस सकते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं उठाते, वो उसकी व्याख्या करते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं, बात को एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे मेन जो भाव सौंदर्य है इन पंक्तियों का, तो यहाँ पर बाल मजदूरी जैसी गंभीर समस्या का वर्णन है और समाज की आर्थिक और सामाजिक जो विडंबना है उसका वर्णन है कि हम इसको वर्णन की तरह क्यों लिखते हैं, हम इसको प्रश्न की तरह क्यों नहीं पूछते। तो इस तरह से पहला काव्यांश यहाँ पर क्लियर होता है। अब देखिए कुछ कठिन शब्द भी हैं इससे रिलेटेड, जैसे हमने कहा कोहरे से देखी, तो कोहरा होता है धुंध जो होती है, आपको पता है कोहरा बिल्कुल सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा, जो ओस की बूंदें होती है ऐसा लगता है बारिश की तरह बरस रही है और बिल्कुल घनी धुंध छाई हुई होती है। भयानक यानी कि डरावना, विवरण यानी कि वर्णन करते रहते हैं उसका, ठीक है, उसके बारे में बात करते रहते हैं लेकिन प्रश्न नहीं उठाते, ठीक है। तो ये पहला काव्यांश हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले काव्यांश की तरफ। देखिए क्या यहाँ पर कहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं और कितनी प्यारी पंक्तियों से उन्होंने यहाँ पर बताया है कि बच्चों के बारे में, कि बच्चों के अभी जैसे मैंने बताया कि खेलने कूदने के दिन है, खाने पीने के दिन है, पढ़ने लिखने के दिन है, लेकिन इस तरह से जब उनसे काम कराया जाता है तो कवि के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, उनको यहाँ पर इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, कि जिन गेंदों से बच्चे जो है खेला करते हैं, आंगन में जो बच्चे जिससे खेला करते हैं, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है। अंतरिक्ष में गिरना यानी कि जहां से वापस लाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जहां से उनकी चीजों को वापस लाना पॉसिबल नहीं है, क्या वो अंतरिक्ष में गिर गई है। आपने देखा होगा कि जब आपने गली मोहल्ले में देखा होगा बच्चे शाम के टाइम जब खेल रहे होते हैं तो उनकी गेंद कभी कभार झाड़ी में चली जाती है, कभी कभार किसी के घर में चली जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद ढूंढ ढांड के लेकर आते हैं और फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। तो क्या इस बार उनकी गेंद अंतरिक्ष में चली गई है, जो वो खेल नहीं पा रहे हैं, जो उनको काम करना पड़ रहा है, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। क्योंकि बचपन में जो किताबें हमें दी जाती हैं वो बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी किताबें होती हैं, जिससे कि बच्चे को जो है वो आंखों से भी देखे और बिल्कुल पढ़े उसको समझकर और उसको वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो क्या ये किताबें सब जो ये बच्चों के लिए स्पेशली रंग बिरंगी कलरफुल सुंदर किताबें जो ये छापी गई हैं, क्या इन सबको दीमकों ने खा लिया है, क्या उस काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने, जो भी बच्चों के नाम पर इतने खिलौने, पूरा बाजार जो सजा हुआ रहता है, खिलौनों से भरा हुआ रहता है, क्या वो सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए। यानी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि भाई जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसका हर एक टाइम पे, जैसे सबसे पहले गर्भधारण संस्कार, उसके बाद जब उसका जन्म होता है, फिर उसके बाद जैसे नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, फिर उसके बाद उसको शिक्षा के लिए भेजा जाता है, यानी कि ये भी एक संस्कार है। तो 16 संस्कारों में धीरे 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 सारी चीजें एक एक करके आती हैं, समय के साथ आती हैं। तो जब बच्चे का एक तरह से मुंडन संस्कार किया जाता है या जनेऊ संस्कार किया जाता है, तो उसके बाद उसको विद्याध्ययन के लिए भेजा जाता है, उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि ये फिक्स है, ये आपके, ये आपने देखा होगा कि जो हमारे
16 संस्कार है, उसमें भी आता है कि आप इस तरह से बच्चा जो है इस तरह से बढ़ेगा और फिर इस तरह से इतने टाइम तक वो शिक्षा प्राप्त करेगा और इतने टाइम के बाद फिर वो अपने गृहस्थ जीवन को जिएगा, इसके बाद वो एक तरह से वृद्धावस्था में आएगा। तो अलग अलग तरह की जो चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने सब कुछ नकार दिया है कि जो मेन चीज होती है बच्चे को जब वो बड़ा होता है, जब उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है, यानी कि उसके बाद जब उसको विद्या के लिए भेजा जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो क्या ऐसा हो गया है कि ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी पढ़ाई के हमारे केंद्र हैं, शिक्षा के जितने केंद्र हैं, क्या सबकी इमारतें ढह गई है? क्या वो कहीं नहीं जा सकता? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां पर पहले क्या था कि बच्चे आउटडोर गेम जो होते थे वो ज्यादा खेला करते थे। वो घरों के बाहर जो मैदान होते थे, बगीचे होते थे, वहां पर उनकी वो चहलकदमी करते थे, खेलते थे। और जिस तरह से आजकल बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया हो गया है, लेकिन फिर भी जो है बच्चों के लिए बगीचे बनाए जाते हैं, घर के आंगन में बच्चे खेलते हैं। लेकिन उनका टाइम होता है कि जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे या आप लोग भी फिक्स कि मम्मा हम इतने देर तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम इतनी देर खेलेंगे, ठीक है। तो क्या खत्म हो गए हैं सारे मैदान, सारे बगीचे और घर के आंगन एकाएक? क्या अचानक से सारे मैदान खत्म हो गए, सारे बगीचे खत्म हो गए, सारे घर के आंगन खत्म हो गए, जो बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो कितनी सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर उन्होंने अपने जो उनका दर्द है, जो उनका दुख है, उसको व्यक्त किया है कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो अपने बचपन को ना जीकर काम पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हमने पढ़ी। अब हम इसको एक बार यहाँ पर इसकी अच्छे से व्याख्या करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम इसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जो लास्ट हमने अपना काव्यांश पढ़ा था उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस काव्यांश से जुड़ी हुई प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क कवि के मन में प्रश्नों का अंबार उठाने लगती है। यानी कि जैसे जैसे जब सुबह के टाइम पे जो कोहरे से ढकी हुई सड़क होती है और उसमें जब उन्हें कोई बच्चा चलता हुआ दिखाई देता है, खास तौर पर या तो वो सब्जी का ठेला लिए हुए या फिर वो अपने काम पर जाते हुए किसी भी चीज से, तो उसके उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। जैसे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या बच्चों के खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई? यानी कि जो बच्चों के खेलने की गेंदें हैं, क्या वो सब अंतरिक्ष में गिर गई? तो ये जो सुबह सुबह की परिस्थिति बनी, उसको देखकर लेखक के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं देखिए। तो पहले कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, दूसरा कि क्या उनकी सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई, क्या उनके लिए जो रंगीन किताबें बनाई जाती हैं, स्पेशली बच्चों के लिए जो रंगीन किताबें बनाई जाती हैं, कि क्या वो सब नष्ट हो गई, क्या उन्हें दीमकों ने चट कर दिया, ठीक है। और इस तरह से क्या इनके सारे खिलौने नष्ट हो गए, किसी पहाड़ी के नीचे दब गए कि जहां से वापस नहीं लाया जा सकता, क्या सारे विद्यालय किसी भूचाल से गिरकर नष्ट हो गए, क्या इनके खेलने कूदने के सारे मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन अचानक नष्ट हो गए, अचानक खत्म हो गए? आखिर ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? कितने सारे प्रश्न देखिए लेखक के मन में आ रहे हैं। एक छोटे से काव्यांश के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कितना दर्द उनको, कितना दुख उनको हो रहा है और कितने प्रश्न उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को देखकर आ रहे हैं उनके मन में कि क्या ऐसा हो गया कि बच्चों को अचानक काम पर जाना पड़ रहा है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घर के आंगन नष्ट हो गए? क्या किसी भूचाल ने सारे विद्यालयों को नष्ट कर दिया? क्या उनके खिलौने किसी काली पहाड़ी के नीचे दब गए जहां से वापस नहीं लाए जा सकते? तो इस तरह से और बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न कवि के मन में उठ रहे हैं। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर इसकी व्याख्या की। और देखिए अब यहाँ पर क्या भाव है, क्या भाव है इन पंक्तियों में कवि का, वो हम देखेंगे। तो देखिए बाल मजदूरों को देखकर
सामाजिक व्यवस्था के कवि। देखिए, जब जो बाल मजदूर हैं यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो काम पर जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको देखकर कवि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उमड़ रहे हैं। और जितनी भी हमारी ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के प्रति कवि के मन में क्षोभ और झल्लाहट का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज्यादा झल्लाव हो जा रहे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां आखिर बनी कैसे, इस तरह की परिस्थितियां आखिर बनी कैसे कि बच्चा काम पर जा रहा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां आखिर बनी कैसे। और इतने सारे मन में उनके सवाल आ रहे हैं कि क्या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या सब विद्यालयों की, मदरसों की जो बिल्डिंगें हैं वो ढह गई हैं। और इस तरह से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और देखिए उनके जो उन पंक्तियां हैं, जो पंक्तियां हैं उनमें बहुत ही सुंदर भाव है कि क्षोभ और झल्लाहट प्रकट हो रही है, गुस्सा उनका दिखाई दे रहा है जो हमारी सामाजिक और जो व्यवस्था है उसके खिलाफ, कि आखिर ऐसा क्या है, क्या हो चुका है, कि क्या हो गया है कि बच्चों को इस तरह से काम पर जाना पड़ रहा है। तो इसके भी कुछ कठिन शब्द हैं यहाँ पर। तो अब देखिए, यहाँ पर आपने कविता के 2 काव्यांशों को अभी तक पढ़ा है और आपने दोनों काव्यांशों को यहाँ पर अच्छे से समझा और कुछ जो कठिन शब्द हैं और पूरा अच्छे से भाव सौंदर्य जो है वो भी मैंने क्लियर किया। तो जैसे अंतरिक्ष का अर्थ यहाँ पर आकाश, भूकंप का अर्थ भूचाल या भूस्खलन, मदरसा विद्यालय का उर्दू शब्द है, ठीक है। मदरसा जो है विद्यालय शब्द का उर्दू शब्द है और एकाएक यानी कि अचानक। तो दूसरा काव्यांश भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है, अच्छे से मैंने आपको समझाया। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो दोनों काव्यांशों को नेक्स्ट सेशन में हम रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें। और जैसे कि मैं ये बताया आपको कि यह हमारा लास्ट चैप्टर है, तो इससे पहले के चैप्टर्स में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं, और किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। उसके बाद जिस तरह से जब हमारा ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम व्याकरण से जुड़े हुए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।